तुहिन सिन्हा आप जवाब दीजिए भाई। तुहिन सिन्हा, जो आपके जीडीपी के आंकड़े हैं देश के, अनिल और आनंद दुबे, वो दोनों ही इस पर यकीन करना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं आधी कहानी है, आप झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई आप छुपा रहे हैं, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं, इसीलिए अराजकता वो नहीं फैला रहे हैं, आप झूठ। नमस्ते। सबसे पहले मैं निराशा, कांग्रेस पार्टी को क्यों निराशावादी कहा प्रधानमंत्री ने और क्यों अराजक कहा, यह भी पहले बता देता हूं। देखिए, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य हमारे देश ने रखा है, पिछले 12 वर्षों में यूपीआई का लक्ष्य रखा, तब चिदम्बरम ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, जो फ्रूट वेंडर है वो कैसे यूपीआई इस्तेमाल करेगा। आज आपने देखा पिछले 10 वर्षों में यूपीआई का प्रचलन किस तरह से गरीब भी कर रहा है और किस तरह से देश की उन्नति में यूपीआई का योगदान रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के, समाप्त होने के, स्थायी रूप से समाप्त होने के मात्र 10 दिन बाद भारत की एक भव्य विजय को राहुल गांधी ने सरेंडर में तब्दील करने का प्रयास किया। तो यह होता है निराशावाद। अब मैं आपको बताता हूं अराजक क्यों कहा। आज से 6 वर्ष पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी ने अचानक एक दिन कहा कि 6 महीने रुक जाइए, लोग जो हैं लाठी लेकर प्रधानमंत्री को पीटेंगे। यह अराजकता है जो राहुल गांधी ने फैलाने की कोशिश की। जब राहुल गांधी कहते हैं वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, वो अराजकता की मानसिकता है। तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब आते हैं जीडीपी के नंबर्स पर। देखिए, जो लोग, जो सुप्रिया श्रे तो पढ़ी लिखी है, वो जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, जो तुलनात्मक तौर पर अब देखें तो आप देखिए आज भी इंडिया की 7.7% जो जीडीपी है और अगले साल के लिए जो 6.6% होने वाली है, तब भी भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहेगा। क्योंकि इस बार जर्मनी के ग्रोथ का क्या दर है? 0.4% जीडीपी। जापान का क्या है? 0.8% जीडीपी। पूरे G7 देशों का क्या है? 1.6% जीडीपी। तो आप जो मौजूदा परिस्थिति है विश्व में, उसमें आप तुलनात्मक तौर पर आप भारत की परफॉर्मेंस को देखेंगे ना। कांग्रेस किस दुनिया में जीना चाहती है? आज भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है भारत का 1.3% इस साल के अंत में होने की संभावना है। कांग्रेस के समय क्या होता था 2013 में? 4% होता था यही करंट अकाउंट डेफिसिट। रिटेल इन्फ्लेशन आज की स्थिति में भी 3.5% है। यूपीए 2 के दौरान यही रिटेल इन्फ्लेशन 10% होता था, 9% होता था। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी निराशावादी हरकतें अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी का ही कल्याण होगा। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि किसी और दुनिया में जी रहे, उन बातों को मान ले तो कांग्रेस पार्टी का भला होगा। अनिल यादव कुछ कहना चाहेंगे आप? अनिल यादव नहीं, और दूसरे सुनिए, देखिए, नहीं अगेन मैं सवाल भी उसमें जोड़ देता हूं, ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते अनिल। युद्ध जब शुरू हुआ था, उसके बाद जब तेल गैस का संकट हुआ, आपने कहा इकोनॉमी नीचे जा रही है, आर्थिक सुनामी आने वाली है। मैं राहुल गांधी के बयानों की लाइट में आपको चाहता हूं कि आप ये आंकड़े देखिए। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, पूरा मार्च, यानी ये जो भी आंकड़े आए हैं इसमें पूरा मार्च शामिल है। आप ये भी नहीं कह सकते कि युद्ध उसके बाद हुआ है। मैं मानता हूं कि अभी उसके बाद जो अब आंकड़े आएंगे शायद सही पिक्चर हमारी इकोनॉमी पर हुए असर की तब दिखाई देगी, लेकिन फिर भी 7.7, 7.8% अनिल यादव, और आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आंकड़े हैं तो गुड न्यूज़ है, ये देखकर शायद देश में लोग सोच रहे होंगे चलिए ठीक है, हमारी कंजम्पशन देश में इतनी अच्छी है कि हम लोग शायद इस संकट को झेल जाएंगे आसानी से। अनिल मानक भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी ने कहा कि अराजकता करते हैं राहुल गांधी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मुझे 50 दिन दे दीजिए और 50 दिन के बाद मुझे जिस चौराहे पे कहेंगे वहां पर खड़े हो जाऊंगा मैं और मुझे जूते मारिएगा। तो क्या उन्होंने अराजकता की थी? आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम बतौर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य याद दिला रहे हैं, उसमें भी आपको आपत्ति है। आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए हैं, हम बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ नहीं गलती तो हुई है। अरे गलती हुई है तो उसकी सजा बच्चों को क्यों मिल रही है? आपसे इतना ही तो सवाल है हमारा, आखिरकार क्यों शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता? आखिरकार उस कंपनी जिसको आपने ठेका दिया उससे आपका क्या संबंध है, क्या लेन देन हुआ है, वो सब बातें बताइए ना। और अगर ये सवाल हम आपसे पूछेंगे तो आप अराजकता बताएंगे, गलत बात है ना। और जहां तक आप जीडीपी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं मानक भाई, हम भी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े दे रहे हैं, उस पर भी तो चर्चा करिए। हम भी तो एफडीआई का आंकड़ा दे रहे हैं कि फॉरेन निवेश क्यों जा रहा है भाई इस देश से। आप बताइए ना, पिछले कुछ समय में इसी तरीके से जैसे आपने जीडीपी के आंकड़े बताए, आप फॉरेन निवेश को भी बताइए। जब इस देश में सब अच्छा है तो बाहर के विदेशी लोग पैसा क्यों निकाल रहे हैं भाई? इंस्टीट्यूशनल पैसा भी निकाला जा रहा है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा भी निकाला जा रहा है। तो ये सब आंकड़ों की बाजीगरी जो है ना, ये सब नहीं करने से काम चलेगा। और मानक भाई एक बात और कहूंगा, देखिए आपकी जो जनता है, जो व्यूअर्स है, वो सीधा साधा आदमी है, उसे ये फिस्कल डिफिसिट और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब जीडीपी ये सब नहीं समझ आता। उसे दो चीज समझ आती है, क्या महंगाई बढ़ रही है, वो कहेगा हाँ। क्या डीजल पेट्रोल मिलने में समस्या है, वो कहेगा हाँ। क्या सीएनजी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वो कहेगा हाँ।
वो कहेगा कि छोटी से सब्जी से लेके तेल से लेके दूध तक भी अगर महंगा हो रहा है तो उसे परेशानी हो रही है। आप अपने बड़े बड़े आंकड़ों को अपनी किताबों में लगा के और उसे चाहे अपने कार्यालय पे आप पोस्टर लगवा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आम परिवार से आता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि वाकई में लोग परेशान हैं, और जो लोग मोदी जी के लिए जिंदाबाद करते थे ना, आज वही उनको गालियां दे रहे हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं ये बात, तुहिन भाई अब आप एक युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी, जरा ये भी बताइए, हाँ तो इसके बाद आप ही को मौका दे रहा हूं, जरा ये भी बताइएगा ये जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसमें विपक्षी पार्टियों का भी हाथ है क्या, कांग्रेस पार्टी का हाथ है क्या? मानक भाई, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें सबको अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, जो लोग ये मानते हैं कि भाई बच्चों के साथ गलत हुआ है। लेकिन बड़ा अच्छा होता है कि ये जो लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये क्योंकि कांग्रेस पिछले जब से ये पेपर लीक की घटनाएं हुई है, हम 50 आंदोलन कर चुके हैं, और हमारे जो छात्र नेता हैं उनकी छातियों पर वाटर कैनन मारा गया है, लड़के घायल हुए हैं, किसी को पुलिस ने लाठियों से पीटा है। तो इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, इस तरीके से अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि हम छात्रों का मन समझते हैं, छात्रों का दुख समझते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं आप ये आरोप तो नहीं लगा रहे, आप कहीं ये आरोप तो नहीं लगा रहे कि बीजेपी नहीं करवाया है ये? अब ये बीजेपी ने करवाया, अब ये जाहिर सी बात है कि भाई परमिशन हमारे छात्रों को तो नहीं दी जाती। जब हमारे जो नेता हैं वो छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको परमिशन तो छोड़िए, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहां तो पूरी परमिशन मिल रही है, और अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का अधिकार है, उठानी भी चाहिए। लेकिन अगर आप वाकई में छात्रों का हित चाहते हैं तो आपको आज कांग्रेस के बैनर तले आना चाहिए था, एनएसयूआई के छात्रों के साथ लड़ना चाहिए था कि भाई आप 4 लाठी खा रहे हो तो 1 लाठी हम भी खाएंगे। ओके, तो सिन्हा, सड़कों पर एनएसयूआई के प्रदर्शन को आप अराजकता कह रहे हैं क्या? और ये जंतर मंतर वाला प्रदर्शन आपने करवाया है क्या? नहीं, उसको हमने नहीं कहा। नहीं, मैंने आपको दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया अराजकता का, और वो मैं दोबारा दोहरा सकता हूं। इसलिए मैंने इस प्रोटेस्ट को, एनएसयूआई के प्रोटेस्ट को कभी भी अराजकता नहीं बताया। देखिए, लेकिन हम जो है ना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसे सुधार करेंगे जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी नहीं की होगी। ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया गया है, अगली बार से जो है पूरा नीट एग्जाम डिजिटल तौर पे होगा। जो OSM, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पहली बार लागू हुआ है भारत में, वो एक अपने आप में रेवोल्यूशन है। मैं मानता हूं कि उसमें त्रुटियां पाई गई, लेकिन उन त्रुटियों को भी इस तरह से सुधारा जाएगा, अगले साल ये मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं रहेगा। लेकिन अभी चूंकि इकोनॉमी पे डिबेट है, मैं कुछ और डेटा बता दूं। कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं, देखिए 2004 से लेकर 2014 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100% इजाफा हुआ था। 2024 से लेकर अब तक लगभग 38-39% हुआ है। आप अभी जो है अपने किसी टीम को न्यूज रूम में बता दीजिए, वो मेरी बात की पुष्टि कर देगा। तो इसीलिए 2024 से क्यों? 14 से गिनेंगे, सरकार में तो आप 14 में नहीं रहे। 2014 से देखिए। नहीं, 2014 से, 2014 से कह रहा हूं, 2014 से कह रहा हूं। अब 12 साल का डेटा निकाल लीजिए। उस समय 70 रुपए के लगभग पेट्रोल था, आज जो है 101 रुपया होगा दिल्ली में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे काल में पिछले 12 वर्षों में 38-39% इजाफा हुआ। इनका जो है 35 से 70 गया था 2004 से 2014 के बीच। इनके प्रधानमंत्री 2013 में तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं था। तब जो है इनके जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है कहते थे कि 12 घंटे से ज्यादा पेट्रोल पंप ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति से मुझे लगता है कंपेयर ही नहीं करना चाहिए जो यूपीए का काल था। लेकिन कुछ और डेटा में दे दूं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI होता है, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो भी अप्रैल में भी उसमें इजाफा हुआ है, उसमें मई में भी निरंतर इजाफा हुआ है। जो सर्विसेज सेक्टर का PMI है वो भी अप्रैल में बढ़ा है, वो भी मई में बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निरंतर हर महीने भारत में बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दुरुस्त है, हमारी इकोनॉमी भी दुरुस्त है। केवल राहुल गांधी की जो ये डूम्सडे प्रेडिक्शन, एक शब्द होता है इंग्लिश में डूम्सडे प्रेडिक्शन, निरंतर जो है प्रलय की कल्पना करना, प्रलय की भविष्यवाणी करना, राहुल गांधी को इस हरकत से, इस आदत से ऊपर उठना होगा, तभी उनके पार्टी का उत्थान हो सकता है। ओके साहब।